नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम में। आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी पूरे जी जान लगाकर कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में थोड़ा और जान डालने के लिए मैं आ गया हूँ बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला लेकर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह पूर्णतः नवीनतम संस्करण है 2023-24 का। आज इस क्लास में हम प्राचीन भारत का इतिहास कवर करेंगे। उसके आगे आने वाली श्रृंखला में बाकी सारे बचे हुए चैप्टर्स को पूरा करेंगे। जो भी चैप्टर्स रह जाएंगे आज के, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इसे हम आगे आने वाली श्रृंखला में पूरा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली क्लास आप मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। हम लोग क्वेश्चन के साथ इसका जो डिटेल्स है वो भी देखते हुए चलेंगे दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा, जो कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक यानी कि कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इससे पढ़ा नहीं जा सका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। छठा क्वेश्चन है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है। लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित स्थान है। इसकी पहली खुदाई S.R. राव ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, जहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल जो स्थल है वो गुजरात में है। नौवां प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। यहाँ देखिए दोस्तों, हथनौरा जो है वो मध्य प्रदेश के सीहोर में है और इसकी खोज जो है पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने 1982 में की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। V.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी थी। मतलब कहने का मतलब है गंधार और मथुरा दोनों ही शैली में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि सर्वप्रथम किस शैली में प्राप्त हुआ है। 11वां प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। 12वां प्रश्न है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन जो है
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर दिया हुआ है। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें वृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। 13वें शिलालेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा कहने का मतलब है मिट्टी का हल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनावली से प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल बनावली से प्राप्त हुआ। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में एक जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से जोते हुए खेत के निशान मिले हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिलती है। खंभात की खाड़ी जो कि भोगवा नदी के किनारे है, तो खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट्ट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसमें से जो ये V.A. स्मिथ हैं, यानी कि विसेंट आर्थर स्मिथ, ये जो है खुदाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित नहीं है। बाकी R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित और M.S. वत्स, ये तीनों हड़प्पा की खुदाई से संबंधित हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 में माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, आर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, A.N. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोगाज कोई जो अभिलेख है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, तो बोगाज कोई इसलिए महत्वपूर्ण है। बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है सुमेलन वाला है। नवपाषाणकालीन स्थल को नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान से मिलाना है। तो चलिए इसका डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं सही सुमेलन क्या है। सही सुमेलन कुछ इस प्रकार से है। उतनूर संबंधित है तेलंगाना से, चिरांद संबंधित है बिहार से, गुफकराल संबंधित है कश्मीर से और पायमपल्ली संबंधित है तमिलनाडु से। 18वां क्वेश्चन भी सुमेलन वाला ही है। इसमें महाजनपद को उसकी राजधानी से मिलान करना है। तो इसमें दोस्तों मल्ल की राजधानी हो जाएगी कुशीनारा, अंग की राजधानी चंपा,
गंधार की तक्षशिला तथा वत्स का राजधानी कौशाम्बी। देख लेते हैं इसका सही सुमेलन। तो सही सुमेलन कुछ इस प्रकार है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, अंग की राजधानी चंपा, गंधार की राजधानी तक्षशिला और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। 19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। दसराग युद्ध, जिसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है, परुष्णी नदी, वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, द्रहु, यदु, पुरु और तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। 21वां प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण भाग को, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्थ महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है। इसकी मरम्मत किसने की थी? तो दोस्तों, सुदर्शन झील की मरम्मत जो है रुद्रदामन के द्वारा की गई थी। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये जो है गुप्त काल का महत्वपूर्ण अवशेष है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन मंदिर है। 24वां प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों, ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो सोम जो है और उसके नाम पर नामकृत देवता जो हैं, उनको ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वैशेषिक दर्शन ने।
वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। 28वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। 29वां प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु जो है पावापुरी नगर में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। 30वां प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए। यह उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना। जो महायान है वो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करते हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार आरंभ किया। उरुवेला में वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, जो वर्तमान में सारनाथ कहलाता है, ऋषिपत्तनम आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया।
इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख, दुख के कारणों, दुख का अंत तथा दुखों के समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। 34वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ वे चुंद नामक लुहार की अम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मध्य खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कसिया मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 35वां प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तथा तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें कि बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत हैं। 36वां प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान, जिसे सम्यक ज्ञान भी कहते हैं, सच्ची आस्था यानी कि सम्यक दर्शन, तथा सटीक क्रिया यानी सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसमें से आत्मदमन जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। 38वां प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसका सी और डी दोनों ही आंसर दिया हुआ है। सी पंचम और डी षष्ठम। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कर्निंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने का एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कर्निंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था।
39वां प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाओं का प्रयोग आश्रय गृह के रूप में आजीविकों ने किया था। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपाड़ आदि नामक गुफा प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। मखली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 41वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों, ऐसे तो उदायन होना चाहिए इसका आंसर। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटिल ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदायन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा। 42वां प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये चयन उदायन के द्वारा किया गया था। उदायन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र बसाया था उदायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग वाला है, जिसमें कि ताम्रपाषाण युगीन स्थल को इसके सामने दी गई नदियों से मिलाना है। तो आहार संस्कृति का मिलान बनास नदी के किनारे है, आहार संस्कृति। कायस्था संस्कृति जो है ये काल सिंधी के किनारे है। स्वालदा है ताप्ती के किनारे और मालवा है नर्मदा के किनारे। तो सही मिलान कुछ इस प्रकार से है, आहाड़ बनास के किनारे, कायस्था काल सिंधी, स्वालदा ताप्ती और मालवा नर्मदा के किनारे हैं। 45वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति यानी सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। मगध के हर्यक वंश के शासक उदयन या उदयन गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थापित पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर में राजगृह से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। 47वां प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगृह या गिरिव्रज थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह यानी कि गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया।
बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदायीन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। 49वां प्रश्न है, मगध का शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का चिकित्सक जो था वो जीवक था। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती के राजा चंडप्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। 50वां प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदायीन, कौशांबी के वत्स राजा उदायीन से भिन्न ने कर दी थी। 51वां प्रश्न है, सैंड्रोकॉट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सैंड्रोकॉट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकॉट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकॉट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकॉट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। 52वां प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों जो ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनामपीय की पहचान सिंहल के राजा तिस्स से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुस्तक और उसके लेखक को सुमेलित करना है। तो पुस्तक एक तरफ है लेखक। सबसे पहले देखते हैं वृहत संहिता जो है, इसके लेखक है वाराहमिहिर। उसके बाद मूशिका माशा जो है विलहन के साथ चला जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है और विक्रमांक देवचरित के लेखक अतुला हैं। तो इस प्रकार से सुमेलित है। इसका सुमेलन दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हैं। वृहत संहिता जो है वाराहमिहिर से संबंधित है, मूशिका माशा जो है अतुला से संबंधित है, राजतरंगिणी कलहन से संबंधित है, विक्रमांक देवचरित विलहन से संबंधित है। 56वां प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन हैं? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। अतः ऑप्शन जो है बी इसका सही उत्तर है। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था।
यहाँ आप देख सकते हैं अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ था। वृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। 59वां प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जो वर्णित है जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन जो 130 से 150 ईस्वी तक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट है, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैलाशनाथ मंदिर जो है पल्लव राजवंश ने तमिलनाडु में बनवाया है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और उसकी पुस्तकों को मिलाने वाला। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या होगा मिलान। तो सही मिलान कुछ इस प्रकार से है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, कामंदक नीतिसार लिखे हैं और कालिदास का कुमार संभवम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो भारी झुकाव जो था वो खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, इसलिए आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।